उत्तर प्रदेश इस वक्त बहराइच में हो रही हिंसा की खबर से गरमाया हुआ है, मगर एक और खबर कल जो आई राजनीतिक अपडेट, एक बैठक को लेकर जो दिल्ली में हुई और बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की उपचुनावों को लेकर, जो 10 उपचुनाव होने हैं और उसमें एक फैसला किया गया। ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि बीजेपी ने गठबंधन का फॉर्मूला तय कर लिया है। 10 में से 9 सीटें बीजेपी खुद लड़ेगी और 1 सीट देगी अपने साथी आरएलडी को, और अन्य साथी जो है उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। इस खबर के आने के तुरंत बाद से ही उत्तर प्रदेश में एक सियासी तूफान सा उठा है। खास तौर पर संजय निषाद पार्टी के जो सर्वे हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। उनको मनाने का काम भी सौंप दिया गया है ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य को, मगर क्या वो मना पाएंगे? संजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं और जो उपचुनाव होने हैं उसमें क्या एनडीए एकजुट रह पाएगा? इस तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुबूल जी। कुबूल जी, अगला जो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घटना है वो है 10 उपचुनाव, और इन उपचुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने 6 प्रत्याशी डिक्लेयर कर भी चुका है, और बीजेपी की तरफ से भी बताया जा रहा है कि 10 सीटों को लेकर चीज़ें लगभग तय हो गई हैं। नामों पर भी चर्चा बताया जा रहा है। दिल्ली में एक बैठक हुई, उसमें काफ़ी कुछ तय हो गया है। जो पैनल था उस पर चर्चा हो चुकी है, तो चीज़ें लगभग फाइनल होने की ओर है। और इस बीच खबर है कि संजय निषाद नाराज़ हैं, और नाराज़ वो इसलिए हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनका 2 सीटों पर दावा है। एक है अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट और दूसरी है मिर्ज़ापुर की मझवा सीट। मझवा से तो जो करंट में विधायक थे विनोद कुमार बिंद, जो कि भदोही से लोकसभा के सांसद हो गए हैं, और उनकी सीट इस वजह से खाली हुई थी। तो निषाद पार्टी का कहना है कि भाई इस सीट पर तो हमारी दावेदारी वैसे भी है। और जब हम बात करें अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट की, तो उस सीट पर भी जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो निषाद पार्टी ही चुनाव लड़ी थी, और करीब 8000 वोटों से मुझे लगता है अंतर से चुनाव हार गई थी। तो निषाद पार्टी का कहना है कि इन 2 सीटों पर हमारा दावा है, मगर बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि बीजेपी तय कर चुकी है कि 9 सीटें वो अपनी सिंबल पर लड़ेगी, और 1 सीट जो है मुजफ्फरनगर की मीरापुर वो देगी वो आरएलडी की, क्योंकि आरएलडी के ही चंदन चौहान वहाँ से विधायक थे और वो फिलहाल बिजनौर से सांसद बन गए हैं। कैसे मनाएंगे संजय निषाद को? क्या चल रहा है यूपी में? निश्चित तौर पे जो आपने बात कही सौरभ भाई, वो एकदम सच है कि जो 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने हैं उसमें से 1 सीट जो है बीजेपी अपने सहयोगी आरएलडी को दे रही है, मिर्ज़ापुर की, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। इसके अलावा जो संजय निषाद जिन 2 सीटों पे क्लेम कर रहे थे, खास तौर से वो 2 सीटें हैं जिस पे वो 2022 में चुनाव लड़े थे, जिसमें से 1 सीट वो जीते थे, मंझवा सीट, और कटहरी सीट पे चुनाव हार गए थे। तो उनका कहना है कि हम जिन 2 सीटों पे चुनाव लड़े थे उसमें हमारी सीट बनती है। ऐसे में हम कटहरी से तो एक बार समझौता कर सकते हैं, मंझवा सीट से हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। तो उनकी एक तरह से उनको एक फार्मूला ये भी दिया गया कि कैंडिडेट आपका होगा लेकिन वो बीजेपी के सिंबल पर लड़े। उस पर भी वो अभी तक जो उनके बयान आए हैं वो एग्री नहीं है। उनका कहना है कि अगर हम अपनी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे तो निषाद पार्टी का अपना जो अस्तित्व है या जो उसकी इमेज है या नाम है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास राजनीति बचेगा क्या? हम 2027 में किसी मुँह से जाएंगे? तो उनको लगा, हालांकि बीजेपी ने उसके लिए ये लगाया कि जो उनके स्टेट यूनिट के पहले नेता हैं उन नेताओं को, जिसमें भूपेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र चौधरी, दूसरा जो नाम है वो केशव प्रसाद मौर्य का है, ब्रजेश पाठक है, इनके साथ संजय निषाद की थोड़ा ट्यूनिंग भी अच्छी है। तो उनसे कहा गया कि ये स्टेट यूनियन को डील करेगी। आज वो इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात डीलिंग के लगाया गया है केशव प्रसाद मौर्य को, ब्रजेश पाठक को, और संजय निषाद कहने कि वो मिलने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और वो उनके गार्जियन हैं और वो उनसे बात करेंगे इस विषय को लेकर। हाँ, और अब उसके बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ से बाद में आए तो उनका है कि हम अमित शाह से मिल के बात करेंगे। निश्चित तौर पर ये बात शीर्ष नेतृत्व से तय होगी कि क्या मंझवा सीट संजय निषाद को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। अब एक बात और है, बीजेपी इसके पीछे एक तर्क दे रही है कि आपने खासतौर से 2017 में ये सीट बीजेपी के सेटिंग से विधायक की थी और हमने ऐसे समय में ये सीट उनको दिया है। एक चीज। दूसरा, बीजेपी का तर्क ये है कि लोकसभा चुनाव में जो संजय निषाद की पार्टी का या उनके प्रदर्शन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। उनके बेटे जो खास तौर से उनको दिया गया निषाद का, जो बीजेपी के सिंबल पे ही चुनाव लड़े थे संत कबीर नगर से, वो खास तौर से निषाद बाहुल, हाँ प्रवीण निषाद, यादव बाहुल सीट से वो चुनाव हार गए समाजवादी पार्टी कैंडिडेट से। ऐसे में बीजेपी खास तौर से लोकसभा चुनाव के झटके के बाद उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई राजनीतिक रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए बीजेपी फूक फूक कदम रख रही है। मीरापुर सीट को समझ रही है
है कि आरएलडी का यहाँ सियासी जनाधार है, जी। 40,000 के आसपास जाट वोट है, हालांकि मझवा में भी 50-60 हज़ार जो है निषाद वोट भी है। जी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन मझवा सीट पर निषाद पार्टी का जो थोड़ा सा ब्रांडिंग है और आरएलडी के दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आरएलडी की अपनी एक इमेज है और वहाँ से जो जीते हैं वो सांसद हैं अभी, और इसका भी असर है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये वजह से उनकी सीट को वो किया गया है। लेकिन संजय निषाद जिस तरह से अड़ गए हैं वो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले थोड़ा सा चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हाथ एक मुद्दा लग गया है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को संतुष्ट नहीं कर पा रही, और बीजेपी में जो असंतुष्ट हैं खास तौर से संजय निषाद ओबीसी नेता हैं, अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, तो मैसेजिंग जो है थोड़ा सा, इसीलिए संजय निषाद इस चीज़ को समझते हुए थोड़ा सा आक्रामक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आक्रामक नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि भाई ये जो मझवा सीट है या कटहरी सीट है, यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं और हम लगातार यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे और उपचुनाव के लिए हम एकदम तैयार हैं। वहाँ जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, वो हमारे सिंबल को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। ये सिंबल की बात इसलिए आ रही है क्योंकि चर्चा ये भी है कि शायद ये ऑफर दिया जाए निषाद पार्टी को कि भाई प्रत्याशी आपका भले हो मगर सिंबल हमारा बीजेपी का कमल छाप सिंबल ही होगा, जिसको लेकर अभी फिलहाल तो संजय निषाद तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी को लेकर एक यूपी में चर्चा शुरू भी हो गई है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में। इस बीच ये जो हो रहा है इसके पीछे एक मीटिंग जो कि दिल्ली में हुई, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के जो सर्वा तमाम नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हों भूपेन्द्र चौधरी, चाहे वो ब्रजेश पाठक हों या केशव मौर्य हों या योगी आदित्यनाथ हो, सभी लोग, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह हो, सभी लोग दिल्ली पहुंचे हुए थे। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? इस मीटिंग में अगर देखा जाए दो चीज़ें यही है, एक तो इसका पूरा ब्लूप्रिंट उपचुनाव का तैयार हो चुका है, उस पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है। बात ये थी कि खासतौर से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाए। एक तो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया, जैसे कि मैंने बताया 9-1 का फार्मूला बना है। दूसरा जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन का था। स्टेट यूनिट ने हर लंबे समय से एक्सरसाइज कर रही थी इन 10 सीटों के लेके, और ख़ास तौर से जिन 9 सीटों पे चुनाव लड़ना है उसके लिए उन्होंने हर सीट पे 3-3 उम्मीदवारों का मुख्यमंत्री के यहाँ से फाइनलाइज हो गया है कि वो 3-3 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। उन 27 नामों के साथ 9-27 यानी कि 27 नामों के साथ वो कल खास तौर से जो एक कोर कमेटी की बैठक थी, हाई लेवल की जो बीजेपी के नेताओं की बैठक थी, उनमें इन नामों पर चर्चा हुई है, जिसमें से अगर बात कहें तो उसमें से 4 सीटें ऐसी हैं जो 2022 में जहां पे बीजेपी चुनाव के कैंडिडेट लड़े थे और वो हार गए थे, वो चुनाव उनको दोबारा से लड़ाने का प्लान है। इसके अलावा बाकी सीटों पर नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। एक ये स्ट्रेटजी बनी है, दूसरा कैंडिडेट। हालांकि क्योंकि ये सारे जो उम्मीदवारों का घोषणा होनी है वो घोषणा होनी है संसदीय समिति से मोहर लगने के बाद, जो बीजेपी की जो संसदीय समिति है वो बैठेगी, उसमें उन नामों पे एक औपचारिकता होती है कि उससे पहले सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं और बाद में वो बैठ के नेतृत्व में और वो फैसले मोहर लग जाती है। तो मुझे लगता है क्योंकि खाली उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है बाईपोल, और भी राज्यों का चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी इन राज्यों के चुनाव का माहौल तैयार कर लेना चाहती है। खासतौर से हरियाणा चुनाव जीतने के बाद जो बीजेपी का उत्साह है वो बीजेपी उत्साह को बनाए रखना चाहती है इस तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो जो 10 सीटों पे चुनाव है उसमें से 5 सीटें एनडीए के पास थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। जिन 5 सीटें एनडीए में थी उसमें से 3 सीटें बीजेपी की अपनी सेटिंग सीटें हैं, एक सीट जो है वो निषाद पार्टी की थी और एक आरएलडी की थी। अब अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर और प्रयागराज की फूलपुर सीट, ये 3 सीटें हैं जो कि भाजपा के हिस्से में हैं, और मिर्जापुर की मझवा सीट निषाद पार्टी के हिस्सा में है, और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट रालोद के हिस्से में थी जो अभी फिलहाल है। तो बीजेपी की कोशिश है कि जो 10 सीटों पे चुनाव है उसमें से हम ऐसी कम से कम 7 सीटें जीत लें। 3 सीटें हालांकि बहुत टफ हैं, हम अगर बात करें करहल है, सीसामऊ है और जो है कुंदरकी, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता 2 सीटों पे सीसामऊ और कुंदरकी में मुस्लिम मतदाता 50% से ज़्यादा स्थिति में है। इसके अलावा जो खासतौर करहल है वो मुलायम यादव परिवार की गढ़ है, वहाँ यादव भी मतदाता 50% से ऊपर है। तो उनकी कोशिश है कि ये 3 सीटें टफ हैं, तो बाकी जो 7 सीटें हैं जैसे कटहरी है या मिल्कीपुर है, फूलपुर है, मंझवा है, ऐसी सीटें या फिर मीरापुर आरएलडी के खाते से हम जीत लें, ताकि 7-3 का रहे, तो ताकि समाजवादी पार्टी
2 सीटें अपनी लूज कर जाए। तो ये बीजेपी का कि इससे मैसेज बनेगा, क्योंकि 2000 जो ये बाईपोल चुनाव होने हैं 10 साल का, 10 सीटों का, ये 2027 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। और इसमें समाजवादी पार्टी, बीजेपी किसी तरह की कोई रिस्क नहीं। समाजवादी पार्टी ने इसीलिए जो है कांग्रेस को सीटें अपने कोटे से बहुत ज्यादा नहीं अभी तक, हालांकि उस पर भी चल रहा है कि अखिलेश यादव से बातचीत शुरू हुई है दूसरे दौर की, और उसमें कुछ रास्ता निकल सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कुल मिला के गठबंधन के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी अभी बातचीत चल रही है, वहां भी कुछ फाइनल नहीं, मामला गड़बड़ाया हुआ है। और एनडीए की बात करें तो वहां भी अब थोड़ा सा संजय निषाद की नाराजगी खबर वजह सौरभ भाई ये है कि बीजेपी और सपा दोनों चाहती हैं कि मुकाबला नेक टू नेक उनके बीच हो, आमने सामने का मुकाबला हो। समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं कि हम कांग्रेस को सीट दें तो कांग्रेस जीत लेगी, इसी तरह से बीजेपी को भरोसा नहीं है कि हम अपने सहयोगियों को अगर हम सीट देते हैं, मान लिया हम संजय निषाद को सीट दे दें, तो क्या संजय निषाद अपनी सीट को जिता के ला पाएंगे? नहीं। 2019 के चुनाव के बाद भी एक ऐसी स्थिति एनडीए में बनी थी, खासतौर से प्रतापगढ़ सीट को लेकर, जब वो प्रतापगढ़ सीट अपना दल की कोटे की थी, वहां जीती थी और अनुप्रिया हालांकि अड़ गई थी, आखिर में बीजेपी ने उस सीट को अपना दल को देना बेहतर समझा था। तो और इस बार एक वो अगर देखा जाए तो यहाँ की रामपुर की सीट थी, उस सीट को भी समाजवादी भारतीय अपना दल अड़ गई थी, जहाँ चुनाव लड़ी थी। तो यही तरह संजय निषाद भी इन सारे तर्कों को दे रहे हैं कि जब आप अपना दल को सीट दे सकते हैं, आरएलडी को दे सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं दे सकते हैं। ये बात तो संजय निषाद की जा रही, लेकिन बीजेपी इस कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम संजय निषाद को सीट देते हैं तो संजय निषाद क्या जीत के लिए आएंगे कि नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मंझुआ सीट खासतौर से, जिसपे संजय निषाद सबसे ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, वहां पे 3 बार के विधायक रहे और भदोही से सांसद रहे, उनकी बेटी रमेश बिंद की बेटी को, ज्योति बिंद को वहां से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। जिस सीट को कांग्रेस जो है वहां से अजय राय अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, अजय राय अपने उसके लिए बहुत अड़े हुए थे, वो सीट नहीं दिया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मंझुआ सीट इस बार की चुनाव की सबसे ज्यादा, मंझुआ, मिल्कीपुर जैसी सीटें इस चुनाव की सबसे हार्ड सीटें रहेंगी, जिसपे सबसे ज्यादा नजरें होंगी। बिल्कुल सबकी नजरें होंगी, इसीलिए इतनी माथापच्ची चल भी रही है, इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि हमारी दावेदारी मजबूत रहे। और इसीलिए आप देखिए दोनों ही पार्टी हों, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों में ही कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है। अब नतीजा क्या निकलेगा ये देखने वाला होगा। बाकी संजय निषाद की बात करें तो ऊपर से जिम्मा सौंपा गया है ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य को उनको मनाने का, मगर जिस तरीके का रुख उनका नजर आ रहा है, लग रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जैसा कि उनको हरियाणा का जो निरीक्षक बनाया गया है, जो भी थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि हाल फिलहाल में ऐसा देखा नहीं गया है कि खुद सीधे आप देखिए मोहन यादव के साथ उन्होंने जिम्मा संभाला है हरियाणा में, वही जाके ऐलान करने वाले हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। तमाम तो लोग सौरभ भाई ये बड़ी दिलचस्प है कि आपने बात किया, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी को अगर पर्यवेक्षक बनाया गया है हरियाणा का, तो अगर इससे पहले नजर डाली जाए तो उत्तर प्रदेश 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, तो उत्तर प्रदेश में भी वो पर्यवेक्षक बन के गए थे रघुवर दास जी के साथ, और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही खींचातानी, कुछ ऐसी ही कसमकसट रही है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे, लेकिन डिप्टी सीएम बदलना था और दिनेश शर्मा की जगह पे ब्रजेश पाठक को बनाना था, एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी, बीजेपी की सीटें घट गई थी। ऐसे में अमित शाह वहाँ पे उनकी दस्तक होती, पर्यवेक्षक के तौर पे जाते हैं और बहुत आसानी से चीज़ों को सुलझा ले जाते हैं। तो मुझे लगता है हरियाणा में भी वही स्थिति है, वो सुलझाने की बात है। लेकिन अगर आप देखें 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार संजय निषाद की मुश्किलें कम नहीं हो रही। बेटा चुनाव हार जाता है लोकसभा का, उनका पार्टी का विधायक, सेटिंग विधायक बीजेपी सिंबल जाके चुनाव लड़ता है, भदोही सांसद बन जाता है, एक विधायक कम हो जाता है। अब जो उनके कोटे की सीट है वो जा रही है। संजय निषाद की बेचैनी ये है कि अगर हमने आज उपचुनाव में सीट दे दिया तो 2027 में इस सीट पे हमारा क्लेम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये उनके लिए चिंता है। क्योंकि बीजेपी भी अपने अलायंस को लेके जिस तरह की चीज़ें हैं कि संजय निषाद हों, प्रकाश राजभर, इनके साथ मिला के लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है बीजेपी को सियासी फायदा नहीं हो सका, चाहे वो संजय निषाद के गढ़ रहा हो। आप देख लीजिए पूरे पूर्वांचल में कहाँ पे संजय निषाद बेहतर किए हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए, हाँ, तो अपना दल भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकी है। तो बीजेपी को थोड़ा सा अपने सहयोगियों पे से थोड़ा सा अविश्वास पैदा हुआ है और उसको लगता है कि हम अगर लड़ेंगे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर लड़ेंगे और हम लड़ने खासतौर पर हमारा सिंबल जब मैदान में होगा तो लगता है कि हमारा ज़्यादा फायदा होगा और हम मजबूती से
लड़ पाएंगे। जाहिर सी बात है कि यूपी का ये जो 10 उपचुनाव है, बड़ा चुनाव है, इसको एक तरीके से सत्ता का सेमीफाइनल यानी कि 2027 में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसका सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए दोनों ही पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बिल्कुल एग्रेसिव हैं। और संजय निषाद की जो नाराज़गी हमने आपको बताई, उसको अब लगता है कि जैसा कि हम बता रहे थे कि हरियाणा में पर्यवेक्षक बन के अमित शाह गए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कई तरह की बातें निकल के आ रही हैं, तो वहाँ सब चीज़ें शांत रहें, इसलिए अमित शाह गए हैं। तो उत्तर प्रदेश भी मुझे लगता है संजय निषाद के मसले पर भी उनको दखल लगता है ऐसा करना पड़ेगा। बाकी आगे क्या होता है इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। ये जो 10 उपचुनाव हैं, इनको लेकर लगातार हम नज़र बनाए रखेंगे और जो भी अपडेट होगा आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।